हेलो, वेलकम सुमो बायोलॉजी में। देखिए, कल हम लोग कर रहे थे, कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन से आगे। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और ये आपका एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आपको काम आएगा। और अगर आप वहाँ जाके इसको कैलकुलेट करोगे, कर तो लोगे, समय खराब होगा। तो एक क्वेश्चन मुझसे समझ लीजिए। इफ़ द रेशियो ऑफ AGTC A+G एंड T+C इज इक्वल टू, एक स्ट्रैंड में 0.70 है, तो अगर आपसे पूछे वो दूसरे स्ट्रैंड में यही रेशियो क्या होगा, तो बहुत से बच्चे तुरंत इसको यहाँ टिक लगा देंगे। गलत हो जाएगा, यहाँ टिक ना लगा दीजिएगा। अगर एक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे 1+A+G डिवाइडेड बाय T+C इज इक्वल टू 0.7 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे यही रेशियो होगा 1। समझ में आई बात? रट लीजिए इसको। तरीका आपको समझा देता हूँ क्यों, इसको ये भी समझा देता हूँ क्यों। देखिए, यहाँ पे आ जाइए। मैंने बोला अगर एक स्ट्रैंड पे, डबल स्ट्रैंड DNA के एक स्ट्रैंड पे A+G और दूसरे एक ही डबल सिंगल स्ट्रैंड पे, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एक स्ट्रैंड पे डबल स्ट्रैंड DNA है, लेकिन बात इस स्ट्रैंड की कर रहे हैं कि इस स्ट्रैंड पे A+G प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स का रेशियो T+C 0.7 है, या इसको आप X मान लीजिए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे हम आपसे पूछें A+G डिवाइडेड बाय T+C, प्यूरिन्स पिरिमिडीन रेशियो अगर एक स्ट्रैंड का 0.7 है, तो दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा? तो दूसरे स्ट्रैंड का बच्चा कई बार कह देता 0.7 नहीं होगा, 1/0.7 होगा। ये आप बस ये जान लीजिए। तो अगर X इधर है तो उधर 1/X है। ओके, आ गई बात समझ में? क्यों? अब ये भी समझ लो बच्चा फटाक से। ए, हमने बोला A+T, तो एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन है। एक प्यूरिन, अब देखिए A का जितना कंटेंट इस स्ट्रैंड पे है, A अगर मानिए इस स्ट्रैंड पे 30 है और T इस स्ट्रैंड पे 10 है, तो अपोजिट स्ट्रैंड पे अब सोच के बता दो बेटा बड़ी जल्दी से मुझे 2 मिनट में कि T कितने होंगे? 30 होंगे, क्योंकि A के अपोजिट हमेशा T आना और T के अपोजिट हमेशा A आना। अपोजिट स्ट्रैंड पे कितने होंगे? 10। तो जो इधर इसका A/T है, उधर के लिए वो बराबर हो जाएगा T/A। जो इस स्ट्रैंड का भैया A/T 30/10 है, तो उधर 30/10 हो गया। जो इस स्ट्रैंड का A/T है, A/T, वो उस स्ट्रैंड के T/A के बराबर है ना, A/T के बराबर नहीं है। तो जो इस स्ट्रैंड का इसी तरह से A+G है, इसी तरह से बुद्धि लगाओ। अगर G यहाँ पे 30 और C यहाँ पे 10, ठीक, तो इस स्ट्रैंड पे क्या है भाई? C होगा, G के अपोजिट 30 C होंगे और G कितने होंगे? 10। तो अब आप देखो, अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर में देखो, थोड़ा सा ब्रॉडर में इस तरह से देखो। एक मिनट रुको जरा, इसको अगर डिलीट मैं कर सकूँ कर दूँगा, डिलीट कर दूँ तब बात करूँ। अब थोड़ा सा इसको ब्रॉडर में देखो। अब पहले तुमने A/T समझा दिया। अब A+T और C+G इस स्ट्रैंड का, जो इस स्ट्रैंड का A+T डिवाइडेड बाय C+G है, A 30 और T 10, 40/40। चांस की बात है, उनने सेम लिए थे, बदल लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे 15 कर देते हैं, चलो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो 40/45 हो गया AT, 40/45 A+T डिवाइडेड बाय C+G। क्या ये उस स्ट्रैंड के A+T डिवाइडेड बाय, जो भी हमने कहा था, A+T डिवाइडेड बाय C+G, हमने क्या बोला? A+T डिवाइडेड बाय C+G। A+G वाली बात हुई थी, A+G की बात हुई थी हमारी कि A+G डिवाइडेड बाय T+C उस स्ट्रैंड पे T+C डिवाइडेड बाय A+G के बराबर है। प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स, जो इधर प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स का रेशियो है, वो उस स्ट्रैंड पे पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स का रेशियो है। ये बात हुई थी, ठीक है। उस चीज़ को मैं साबित करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने कही ये बात, उसको आप समझो। ये एक एग्जांपल हम लोग के सामने हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसी से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं।
तो फिर से मैं रिवाइज करूं कि कहा क्या है। कहा है मैंने कि जो इस स्ट्रैंड पे एक स्ट्रैंड के प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का रेशियो है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का रेशियो वो अपोजिट स्ट्रैंड के पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के रेशियो के बराबर है। कैसे, अब आप समझ लो। इधर A और G कितना है, 60/25 इस स्ट्रैंड का, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे देखिए ये क्या है, T, 30T होंगे, और ये क्या है, C, तो T + C क्या, पिरामिडीन्स, तो उस स्ट्रैंड का पिरामिडीन्स और उस स्ट्रैंड के हमारे ये 10 और 15, 25 बराबर है। तो इधर प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स एक स्ट्रैंड का, प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय पिरामिडीन्स, प्यूरिन्स पिरामिडीन जो रेशियो है पायरिमिडीन, वो अपोजिट स्ट्रैंड के पायरिमिडीन प्यूरिन्स रेशियो के बराबर है। क्लियर हो गई बात। तो ये एक कॉन्सेप्ट मन में बना लीजिए। अगर क्वेश्चन वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड का आया कि सर ने सिखाया कि नहीं, आप लोग फंसोगे। फिर से सुन लो, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में एक स्ट्रैंड पे जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का रेशियो है वो बराबर है इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के। अब अगर एक स्ट्रैंड पे प्यूरिन्स पायरिमिडीन रेशियो दे रखा, ध्यान से सुनना, कान खोल के, गलती ना कर देना। एक स्ट्रैंड पे अगर उसने प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का रेशियो दे रखा है 0.7, अब पूछा इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे यही रेशियो कितना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे यही रेशियो 1/0.7 है। ये बस आप बना लो, दिमाग में बिठा लो, रट के जाओ, या लॉजिक में आपको समझा दिया। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स हमारे A + G और T + C, ये हो गए A + G डिवाइडेड बाय T + C, ये बराबर है उधर क्या, उधर का T + C डिवाइडेड बाय A + G। तो अब इसको आप बदल लीजिए XY में, निकल आएगा X/Y बराबर है Y/X। ठीक है जी। तो X/Y अगर हम इस स्ट्रैंड का निकालना चाहें, अगर आपको Y/X दे रखा है, Y/X है 0.7, तो इसको हम अगर कहें जी X/Y कितना निकल आएगा ना, X/Y निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। अगर आपको ये पता है X/Y ये आपका 0.7 है, तो हम आपसे पूछें Y/X कितना है, निकल आएगा। X = 0.7Y, 0.7Y एंड Y = Y/, हमने निकालना क्या है, X/Y दे रखा है, Y/X निकालना। तो X को इधर ले आइए, Y को इधर ले आइए, तो Y/X क्या हो गया, 1/0.7 हो गया ना, नहीं समझ में आया। अरे बेटा X/Y = 0.7। अब हमने कहा Y/X बताओ, सीधी सी बात, Y/X बताओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 1/0.7 = X/Y, हो गया ना। Y/X 1/7 = Y/X हो गया ना, ठीक है ना। तो यही तो पूछा था आपसे कि एक स्ट्रैंड पे उसने दे रखा है A + G T + C 0.7 है, तो दूसरे स्ट्रैंड का यही रेशियो A + G डिवाइडेड बाय T + C कितना है, 1/0.7 है। क्लियर, अभी भी नहीं क्लियर? क्लियर, हाँ चलो अच्छी बात है। फिर से देख लो भैया, A + G T/C, एक स्ट्रैंड पे बोल रहा है A + G T/C कितना है, 0.7, तो दूसरे स्ट्रैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे यही रेशियो A + G T/C कितना है, 1/0.7, दैट इज 1.42। ओके, चलिए। होमोलॉगी डज नॉट रेफर टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होती होमोलॉगी। एनालॉगी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का परिणाम एनालॉगी है, एनालॉगी बताती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। होमोलॉगी क्या है, जब एक ही उत्पत्ति हो, एक ही तरह की उत्पत्ति वाले अंग अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कार्य करने लगे। तो ऑर्गन्स हैविंग द सेम ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू इवोल्यूशन और ड्यू टू नीड ऑफ द आवर। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए आगे। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। एड्स से रिलेटेड कौन सा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV डबल स्ट्रैंड DNA नहीं, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है और 2 स्ट्रैंड होते हैं। एड्स पेशेंट फुल्ली कवर्ड कभी नहीं हो सकते। कंफर्मेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट बाय एड्स बाय एलाइजा से नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से होता।
HIV make its replica with the help of native reverse transcriptase which are present in 2 नंबर। ये बात ठीक है, HIV अपनी रेप्लिका बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से, जो उसका खुद का है, नेटिव का मतलब उसका खुद का, प्रेजेंट इन 2 नंबर और उसके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या है? नियर होमोजाइगस, लगभग होमोजाइगस है, प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी तरह की ऑफ स्प्रिंग बना रहा, ऑलवेज होमोजाइगस, रिसेसिव, केवल रिसेसिव के लिए होमोजाइगस नहीं, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑफ इट्स ओन, अपने आप ब्रीडिंग कर सके नहीं, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे वेरिएशंस आ जाएंगे, अमंग अनरिलेटेड हाइब्रिड हो जाएगा, प्योर हाइब्रिड प्लांट, प्योर ब्रीड प्लांट नहीं होगा। हमें प्योर ब्रीड प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नियर होमोजाइगस है, लगभग होमोजाइगस है। A biocontrol agent to be part of integrated pest control program should be, तो इसका क्या आंसर है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और सिम्बायोटिक। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, सिम्बायोटिक नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसी पे वो एक्शन करे, उसी को मारे, इनएक्टिव और नॉन टारगेट, और जिनको आप टारगेट नहीं कर रहे हो बेचारे बच के रहें, उनकी मौत ना आ जाए। तो स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक, सिम्बायोटिक नहीं। फ्री लिविंग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो तड़ उसने सब पे गोलियां मार दी। नैरो स्पेक्ट्रम, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए स्पीसीज स्पेसिफिक और इनएक्टिव ऑन टारगेट ऑर्गेनिज्म, टारगेट नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोम साइट ओवर वन स्ट्रैंड ओनली, दोनों स्ट्रैंड पे काटे तभी अलग होगा टुकड़ा, वरना अलग ही नहीं होगा, बेकार हो गया। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग से क्या लेना देना है यहाँ पे। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्शन अ डीएनए सीक्वेंस, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज कॉल्ड ORI, वर्क ओवर इट। ये हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, जिसको कि पैलिंड्रोम बोलते हैं, उस पर एक करे, और ये कॉल्ड ORI, ORI नहीं पैलिंड्रोम, तो ये बेकार हो गया, इस पे आ जाइए। स्टिकी एंड कैन एंजॉय, जो वो काट रहा उसके स्टिकी एंड को अगर हमने काट के टुकड़ा निकाला तो स्टिकी एंड लाइगेज जोड़ सके, फिर ये आगे हो गया आंसर। मोस्ट सुटेबल ये स्टिकी एंड्स कैन ज्वाइन बाय डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज उनको जोड़ सके, ORI साइड से नहीं काटना, ठीक। द चॉइसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपीयर वाइट, द colonies of recombinant, colonies है चॉइसेस नहीं, colonies of recombinant bacteria, recombinant bacteria है, appear white in contrast to blue colony of non recombinant। भैया हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, हमने एलियन डीएनए वहाँ इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे उसका जीन था कौन सा, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रहा था, हमने एलियन जीन यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, आपकी वो जीन बंद हो गया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बंद हो गया। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वो एंजाइम है जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहा था, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के एक्ट कर रहा था, इस वजह से कलर आ रहा था। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो गया बेकार, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जिसमें कि आपने ऐसा वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिस वेक्टर में आपने बनाया है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसी जगह पे अपना एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस किया है कि उसका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम काम नहीं कर रहा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे एंजाइम बना नहीं, तो कॉलोनी ब्लूइश नहीं दिखाई देगी, वाइटिश दिखाई देगी, ठीक है जी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो गया है। प्लाज्मिड हैज़ बीन यूज्ड एज वेक्टर, प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। सर्कुलर डीएनए है, कैपेसिटी टू ज्वाइन यूकैरियोटिक डीएनए, कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोटिक नहीं, बोथ एंड श्योर एप्लीकेशन इसलिए नहीं, हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसलिए नहीं। सर्कुलर डीएनए है जिसमें कैपेसिटी है कि वो यूकैरियोटिक डीएनए के साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ ज्वाइन होगा तभी तो फायदा है, वरना उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। जो चीज़ आप अंदर भेज रहे हो, अगर कोई एलियन जीन अपना भेज रहे हो यूकैरियोटिक सेल में, वो तभी अपने को एक्सप्रेस करेगी जब वो यूकैरियोटिक सेल के जीनोम से जाके अटैच हो जाए और यूकैरियोटिक जीनोम उसको अपना जीनोम मान ले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए, plasmid contains sufficient genetic information, plasmid used as vector because they can carry a foreign DNA fragment when inserted into it, वो कैरी कर सकता है, इसलिए उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द नीश ऑफ अ स्पीसीज इज मेंट फॉर, नीश क्या है स्पीसीज का, तो देखिए दो चीज़ें, एक तो होता है हैबिटेट और एक होता है नीश।
हैबिटेट है नेचुरल होम, कहाँ रह रहे हो भैया, पता बता दो। भैया हम रह रहे हैं रिवर में, भैया हम रह रहे हैं पेड़ पे, भैया हम रह रहे हैं किसी के घर में। तो हैबिटेट नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नीश प्रोफेशन, कर क्या रहे हो, वहाँ रह रहे हो, तो आपका प्रोफेशन क्या है। तो जो प्रोफेशन की बात करें कि उस पे रह के आप क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वो होता है नीश। तो स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीसीज एंड इट्स कम्पिटिटिव पावर, द हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीसीज। तो ये बता रहा, नीश बता रहा हमारा हैबिटेट और स्पेसिफिक फंक्शन कि क्या वो कर रहा, वहाँ पे कंज्यूमर है कि प्रोड्यूसर है कि फर्स्ट डिग्री का हमारा कंज्यूमर है, क्या है, कौन सा फंक्शन कर रहा। द हैबिटेट एंड इट्स स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, ये होता है नीश। करेक्ट ऑप्शन इज नीश, सो द करेक्ट ऑप्शन हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, बस इसको ऐसे रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। पता बता दो, किसी से आप पता पूछते हो और भैया आप किस व्यवसाय से संबंधित हो, हैबिटेट और नीश कि वो उस हैबिटेट में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर एंड डीकम्पोजर। हर्बीवोर और डीकम्पोजर किसको खाते हैं, तो हमारे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, उसको तो उसने खा लिया, अपने लिए भी यूज़ कर लिया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस टोटल इनऑल जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर ने बनाया, लेकिन कुछ वो अपने लिए भी तो यूज़ करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए और अपने वृद्धि के लिए और अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको ऑफर हो रही है हर्बीवोर्स को, शाकाहारी को, कि खा लो भाई। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आंसर है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट फ्रॉम हमारा ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री का ऐसा पोल्यूटेंट होता है जिस पे एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर सकते। तो आपको एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट ही नहीं करेंगे तो आपको उसके पोल्यूशन कितना कर सकता है। बीओडी बेसिकली है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में पोषक तत्व जो है हमारे प्रदूषणकारी तत्व, उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, इसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के तहत एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं जितनी ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे उसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हमें आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड है उस पर उसने काम ही नहीं करना। आगे चलता हूँ, कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे आके अब अपनी वाणी को विराम देने का समय आ गया है। ये हुए आपके आज का ख़त्म। कल आपसे मिलता हूँ और क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होते रहे। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय।